अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? हमारा अभी 3-4 ही हुए हैं, मतलब 3 ही हुए हैं शायद, लेकिन हमारा इसलिए अच्छा हमें लगना स्टार्ट हो गया है क्योंकि हमारा मौसम बड़ा बदला है। मौसम हमारा अक्सर तब्दील हुआ है। बाकी मुल्क में तो आपको पता है बारिशें हो रही हैं, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है, सो ठंड अभी गई नहीं है। मतलब मार्च में भी लोग लाहौर में भी, जहाँ पे यूजुअली मार्च में मौसम गर्म ही हुआ करता है, जैकेट पहन के घूम रहे हैं। सो इट इज़ अ लिटिल अनयूजुअल फॉर लाहौर। ग्लोबल वार्मिंग के असरात ये हम देख रहे हैं। कराची में भी रात एकदम टेम्परेचर गिरा है और ठंडी यखबस्ता हवाएं। कोयटा में चूंकि बहुत सर्दी हो गई है इसलिए उसका असर आपको पता है बराह रास्त कराची में भी होता है। नहीं सोचा था कि हम एक्सप्लेनेशंस देंगे कि क्यों हुआ, कि हम खुश हैं कि हो गया है भाई, बाकी बैकग्राउंड में जो हो रहा है होता रहे, लेकिन हमारा मौसम जो है इट्स वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइस। एंड इफ यू आर इंटेंडिंग टू विजिट कराची और आपको लग रहा था कि जी सर्दियां तो अब गुजर गई हैं, हम क्यों जाएं, दिस इज वेरी गुड टाइम टू कम। अच्छा, अब इसे हवाओं का बदलता रुख कहेंगे या कुछ और कहेंगे? एक और जो अगली खबर में आपको देने वाला हूं, इतना सीरियसली बताते हैं। वैसे तो आपको पता है ये भी हवा के रुख की तरह इनका मूड बदलता है। जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौजियों पर होने वाले खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में मदद करने पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है, मतलब कह के। और ट्रंप ने ये शुक्रिया जो है ये कांग्रेस से अपने पहले खिताब में किया और ट्रंप का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के ताउन को सराहने का मतलब ये है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात अगर बहुत अच्छे नहीं तो ऐसे बुरे भी नहीं है। एटलीस्ट यू नो इस बात से इससे तो ये सामने बात आ रही है। और सर्टनली अमेरिकी सदर ट्रंप, आपको पता है वैसे तो उनके बारे में लोग ये तासुर रखते हैं कि वो बेधड़क बोलते हैं और जो दिल में आता है बोलते हैं, लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं और नाम लेकर कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, then it means something. ट्रंप की ये पाकिस्तान से मुताल्लिक ये टोन सर्टनली पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुस्बत और अच्छी पेशरफ्त का इशारा भी हो सकती है। अब एग्जैक्टली वो टोन और वर्ड्स क्या थे ये आप खुद देख लें। 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them. भाई momentous day, government of part of Pakistan for helping arrest this, मतलब जो भी उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया, मॉन्स्टर, क्रिमिनल, कल्प्रेट। सो या ये टोन और बड़ा उन्होंने इसको ना प्रेजेंट इस तरह किया, फिर तालियां भी बजी हैं पीछे जो उनके साथी हैं। पूरी पहले बात बताई और फिर बताया कि मदद किसकी थी, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अभी आपको याद है ना कि इन्होंने जो यूक्रेनियन लीडर जो आए हुए थे, व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद क्या टोन थी और वो ऑलमोस्ट एक झड़प, एक लड़ाई बन गई थी। तो जब ये चाहें तो ये इस तरह भी हो सकता है, लेकिन जब किसी की तारीफ करने कोई मदद हो तो एक्चुअली कांग्रेस में अपने पहले खिताब में मेंशन करना इट डज होल्ड मीनिंग, डेफिनेटली डज, सर्टेनली डज। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे यहाँ जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों के एतराफ़ पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के बयान में तस्दीक की गई है कि दाइश खुरासान के कमांडर अफगान शहरी शरफुल्लाह को पाक अफगान सरहदी इलाके में कामयाब ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। 2021 में अमरीका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात महज रस्मी नौयत के ही रहे हैं। अमरीका ने माजी के मुकाबले में पाकिस्तान से ताल्लुकात में ज़्यादा गर्मजोशी भी नहीं दिखाई, तहम अब लगता है कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर शायद दोबारा ये मुल्क एक बार फिर से करीब आ जाएं, ये ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल हों। ट्रंप जब से आए हैं तालिबान से अमरीकी असलहा वापस करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में ट्रंप का शुक्रिया
का मतलब पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा भी समझा जा सकता मतलब है। चलें, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं देखना चाहते, यू डोंट वांट टू बिल्ड टू मच ऑन इट कि ये बस एक स्टेटमेंट ही है, तो एटलीस्ट ये बहुत बुरा भी हो सकता था। सो इट स्टैंड्स वेयर इट डज। शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और बैनुल-अक़वामी मामलात और ताल्लुकात पर भी गहरी नजर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। सदर ट्रंप ने जिस मकाम पर, जिस मौके पर और जिस अंदाज में हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, इससे लग रहा है कि वो जो बातें थी कि पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब हैं और पाकिस्तान आलमी सफारती तन्हाई का शिकार है, आइसोलेशन है, बहुत कुछ हो रहा था, वो सब ठीक नहीं था। तो ऐसा ही है और अब यू सी सम चेंज कमिंग अलोंग। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो देखिए, आपने जैसे कहा ये इनकी पहली स्पीच थी एंड बहुत अहम स्पीच थी, तो इसमें मेंशन करना और पाकिस्तान को सताइश का मुस्तहिक कहना गवर्नमेंट को ख़ास तौर से, ये एक मैं समझती हूँ खुशाइन बात है। कोई नहीं चाहता पाकिस्तान में कि आप अमेरिका से कोई ना कोई ताल्लुकात बेहतर ना करें, तो बेहतरी की तरफ जा ज़रूर सकता है और ये एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है। ये इस बात का भी शाखसाना हो सकता है कि ख़ित्ते में उनको भी नज़र आ रहा है कि दहशत गर्दी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान आप खुद जानते हैं एक शिकार है इसका और फिर होता जा रहा है। तो इस तरह की अगर कोऑपरेशन हो रही है और उसको वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, जो बहुत दफ़ा नहीं हुई है, मतलब बहुत शहादतें दी हैं पाकिस्तान ने माजी में भी, और उस वक्त कभी होती थी कभी नहीं होती थी, ये बात तस्लीम नहीं होती थी, एतराफ़ नहीं सारे वक्त होता था। अलकायदा को खित्ते से निकाला गया, हमने ये सारा पाकिस्तान के खाते में जाता है, लेकिन अब वो वापस आप देख रहे हैं आईसिस खुरासान की बात कर रहे हैं, वो अब तेजी पकड़ता जा रहा है। और इस मैं समझती हूँ खित्ते के लिए एक, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए ये एक चैलेंजेस से खाली दौर नहीं है दहशत गर्दी के हवाले से। तो इस तरह की बात अगर की गई है तो मैं समझती हूँ ये खुशाइन बात है, और इसका मतलब है कि वो आपको कठहरे में नहीं खड़े। अक्सर आपने देखा है माजी में यही हुआ है कि कुछ भी होता तो पाकिस्तान के खाते में डाल दिया जाता है। तो और हमसे हमेशा डू मोर का मुतालबा जैसे अर्फ़े आम में कहा जाता है, वो किया जाता रहा है। राइट नाउ दे कॉलिंग यू पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा शहीद साहब, आप हम इस लम्हे को हम कैसे कैपिटलाइज करें? हम इस मोमेंट को एक मोमेंट की तरह ही लें, लेकिन या फिर इस गर्मजोशी को एक मुस्तकिल चीज़ में, एक रिलेशनशिप में या आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे फॉरेन ऑफिस को क्या करना होगा? हमारे फॉरेन मिनिस्टर को क्या करना होगा? जी, एक तो इतने ज़्यादा आपके हाथ में जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन ज़रूर आप एक्टिवेट तो कर सकते हैं। पहले तो उनके सिस्टम में जी ये होता है कि आपने कितनी पेशरफ्त खुद की। आपने देखा है बहुत सारे ममालिक आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी और अपना एक रिश्ता बना रहे हैं, और वो कुछ ज़ातियात पर भी मबनी हो जाता है। हर दफ़ा वहाँ एक ऐसी, ज़ाहिर है सब पर्सनल एक ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ से बहुत फौरी तौर पर ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग की एक, यानी कि जो बहुत सारी चीज़ों पर मबनी होती है, पिछली दफ़ा 13 सब्जेक्ट्स पर थी, आप उसे नैरो डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेटेजिक डायलॉग का ज़रूर रिक्वेस्ट करें, प्राइम मिनिस्टर की फ़ोन कॉल का रिक्वेस्ट करें। आगे बढ़ते हुए ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि उनको भी नज़र आया है कि आपने कोऑपरेट किया है, और ये वक्त है उनको याद दिलाने का। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये इस वक्त कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद जरूरी नहीं है कि उनको ये बात याद रहेगी। अमेरिका फेमस फॉर सिलेक्टिव अमनीशिया, जी उनको चीजें याद नहीं रहती। जी जी, तो यही मौका है, पहल करनी चाहिए वहाँ पे भी, और जो भी आपके सफारती कॉन्टैक्ट्स तो हैं, चैनल्स हैं, लेकिन सबको, ट्रेड को, सफारती, मिलिट्री, सबको एक्टिवेट करना चाहिए। मैं समझती हूँ ये मौका है। अच्छा शहरी साहिबा, मौका बड़ा अच्छा है, लेकिन इससे फ़ायदा अब कौन उठाएगा? एक हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक है जुड़ी हुई बात है। ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को ट्रंप साहब से बड़ी उम्मीदें रही हैं, और अब ट्रंप के मौजूदा सेटअप से भी ऑब्वियसली ताल्लुकात जो हुए हैं ठीक लग रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छी खबर होगी? ये जो स्टेटमेंट आई है अभी, पाकिस्तान से चलें, अगर आप कुछ और भी ना कहें, खुशी का इजहार,
Would they be upset about it? जी, पीटीआई को क्या फील होना चाहिए? ऑब्वियसली उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। आपकी और मेरी सोच शायद ऐसी है नहीं कि हम समझ सकते हैं कि किसी के जहन में पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खैर की खबर आए तो खुशी होनी चाहिए। आपका मुल्क है, आपकी शनाख्त है, हम हमारा जीना मरना यही, हम इसी की वजह से जो भी हैं जितना भी हम रोना गाना करते हैं, हमारा सब कुछ यही है। तो मुझे नहीं समझ आता कौन, मेरा जहन नहीं मानता कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात हो, खैर की खबर हो, मैच जीते या कोई आपकी तारीफ करे तो आपको खटकेगा। लेकिन आपने बहुत एक चुपता हुआ सवाल किया है जो मैं इसका जवाब देना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये एक जातियात पर और एक पार्टी की बुनियाद पर सिर्फ ताल्लुक हो और मुल्क की बात ना की जाए, जो जाहिर है इस वक्त हुकूमत से ही बात की जाती है इस तरह की। और अगर कोई कोऑपरेशन हो अमेरिका के साथ तो वो इस तरह ना हो, वो हमसे हो, नहीं तो किसी और के साथ नहीं। उनकी सोच अनफॉर्चुनेटली यही रही है। मैं फिर भी ये सोच उनके जहन में या उनके मुंह में नहीं डालना चाहती। वो इस वक्त भी अपने आप को अबव सच थिंग्स कह सकते हैं, इन चीज़ों से बाला होके कह सकते हैं कि जी हम रियासत के लिए खुश हैं, पाकिस्तान के लिए खुश हैं, कि ये एक पाकिस्तान के लिए तहफ़्फ़ुज़ का भी मौका है। देखिए, मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन ISKP जो है, जो खुरासान का जो है, इनका पिछले साल में बहुत एक्टिविटी बढ़ी है, ये बहुत इनकी फैलाव हो चुका है। और आप देख रहे हैं आए दिन पाकिस्तान में अब अटैक्स हो रहे हैं और वो दहशतगर्दी का एक जो नासूर है फिर से आपको नजर आ रहा है। हमने अब जाहिर है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, अमेरिका के हमारे से ताल्लुकात बड़े अरसे से, बड़ी दिहाइयों से अफगानिस्तान के तनाजुर में ही रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद हमारा हमसाया जो है अफगानिस्तान, उससे हम किस तरह के रिएक्शन की तवक्को करें? वुड दे बी हैप्पी, वुड दे बी अपसेट? क्योंकि उनके जो ग्रुप्स हैं मुताल्लिक जो उनके मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं वो तो उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। सो क्या रिएक्शन आएगा? में नहीं है जी, असल तो ये बात है, उनके 2 गवर्नर्स भी इनका शिकार हो चुके हैं और पिछले साल कहा गया है कि इनकी एक्टिविटी 40% बढ़ गई है और वो तालिबान के ही खिलाफ हुई है। लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है जी, मैं और आप वहाँ नहीं हैं और इस पर इंटेलिजेंस गैदरिंग, क्योंकि बहुत सारी दुनिया वहाँ से इनका इनखिला हो गया। ये भी जो डेटा आया है, ये अमेरिका के जो सिगार एक होता है, आपने देखा होगा SIGAR, उनकी रिपोर्ट से आया कि इनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, इनके पास आर्म्स बहुत हैं। 2 उन्होंने गवर्नर्स टारगेट किए हैं तालिबान के और काफ़ी उनकी पहुंच एकदम मैं समझती हूँ कुछ तशवीशनाक है कि उनका फैलाव इतना बढ़ गया है। तो वो तो किसी को नहीं मानते ना, वो तो ना रियासत को मानते ना बाउंड्री को मानते। तालिबान फिर भी अपना एक रियासती उसमें रहते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। मैं समझती हूँ कि अगर उनका फैलाव इतना बढ़ गया है कि वो वहाँ अटैक्स कर रहे हैं और यकीनी बना रहे हैं कि पाकिस्तान को अब और अमेरिका को फिर ये बात नज़र आ रही है और अब शायद इनको फिर से नज़र आने लगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा है कि सिर्फ अफगानिस्तान के जाविये से आपको ना देखें या सिक्योरिटी के जाविये से ना देखें। ये वक्त है आप कहें कि हमें तिजारती इस वक्त आप कंसेशंस दें। वो इस वक्त टैरिफ्स लगाने के मूड में हैं, आपने देखा सारी दुनिया पर, और वो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। उनके लिए भी इम्पोर्ट्स काफ़ी हैं उनके, तो उनकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट उस पर होगा। तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू, उन्होंने हिंदुस्तान पे भी काफ़ी सख्तियाँ की हैं माइग्रेशंस के हवाले से, मतलब वीज़ास के हवाले से, और एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ। लेकिन आपने देखा हिंदुस्तान ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा बस सब ठीक है। They didn't challenge anything, जो नॉर्मली एक हिंदुस्तान का रवैया रहता था वो नहीं हुआ है। और अभी भी शायद कुछ सोच है कि वहाँ टैरिफ्स उन पर भी कुछ लगाए जाएं। तो मैं समझती हूँ अपना बचाव ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, और तिजारत बहुत एसेंशियल है आपकी इक्तिसादी रिकवरी के लिए। तो इस पर आपको फौरी तौर पर कोई अट्रैक्टिव पेशरफ्त करनी चाहिए। आखिरकार आपके IMF के ताने बाने भी वहाँ मिलते हैं, जैसा अभी आप उनके प्रोग्राम में हैं, तो ये अच्छा होगा बगैर आप अपने किसी और दोस्ती को इम्पैक्ट किए हुए
शरी साहिबा, बहुत ब्रीफली, क्योंकि हम ये सारी बात कर ही रहे हैं और हमने ट्रेड वॉर्स का भी अगर जिक्र कर दें तो बड़ा कैटेगोरिकली यूएस का भी एक स्टांस है। अब ये प्रेजेंट हुकूमत जो है यूएस की, उन्होंने चाइना के हवाले से भी एक ट्रेड वॉर का जिक्र किया और हमारी बड़ी दोस्ती है चाइना से। तो इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कोई ऐसी पोजीशन में होगा जहां इन दो मुल्कों में कोई बेहतरी आ सके पाकिस्तान के थ्रू, या फिर अब वी डोंट स्टैंड देयर एट ऑल? आई थिंक देखिए, हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी होती है। डोनाल्ड ट्रंप का कहा गया है, लोग बड़े हैरान हैं कि उनका ये रवैया है, उन्होंने ये कर दिया। क्यों हैरान है? उन्होंने ये सारी बातें कही थी, हम आपको याद होगी, और अब्दुल्ला, ये सारी बातें उन्होंने बार बार कही थी, बल्कि इससे बहुत ज्यादा कही थी। सो ही इज डूइंग जो उन्होंने करना था। उन्होंने पाकिस्तान का कोई जिक्र अपने बिल्डअप में या इलेक्शन में नहीं किया, खैर का या बुराई का। इस वक्त अगर उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया है और इतने इम्पोर्टेंट मौके पर किया है, शादियाने मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी किसी भी तरफ जा सकती है, ठीक है ना? तो मगर वो है इस तरह की सिचुएशन के कन्वेंशनल डिप्लोमेसी जो चलती थी, जो नॉर्म्स थे कि जी ये अगर जाएगा इसके, वो आपने देखा उन्होंने रूस को अलग उठाया, यूरोप को एक तरफ किया और रूस को अलग उठाया। तो उनको अलायंसेस जो कन्वेंशनल अलायंसेस हैं, उसकी सोच के बारे में उनकी एक इनफिरादी सोच है, उनकी जाती सोच है। अगर उनको कोई जाती बात अपील करती है उनके कोर ग्रुप को, टेक ग्रुप को, किसी को भी कि यहाँ से अच्छे आप टेक इंपोर्ट्स ले सकते हैं, इट्स अ गुड मार्केट, स्टार्टअप्स के लिए अच्छी मार्केट है, या कोई भी चीज उनके जहन में अगर वो बात आ गई कोई कि दिस इज गुड फॉर अमेरिका, वो अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, तो वो फिर अलायंसेस का मेरी नजर में इतना उनका वो नहीं रहता। अब अगर पहिया चल पड़ा, गाड़ी चल पड़ी और आप जमने लगे सिचुएशंस में, फिर खतरा हो सकता है। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन बहुत ओपन है, फ्लूइड है, और लचक मैं समझती हूँ वो दिखा सकते हैं। अगर आप अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस सिचुएशन पे जरा फायदा उठाए, कैपिटलाइज करे और अच्छा ही हो पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया रहमान साहिबा। और ट्रम्प साहब का एक डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है, एंड आई थिंक ये बेहतर है, वो अपना पूरी दुनिया देख चुकी है, उनका ये सेकंड टेन्योर है जिसमें वो आए हैं, तो देयर इज अ डिफरेंट वे टू वर्क विद हिम। अच्छा जी, इस वक्त एक और पर्सपेक्टिव डॉक्टर मलिहा लोधी भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, सर ट्रम्प जरा खुले मिजाज के आपको पता है आदमी हैं, जो बुरा लगता है कह देते हैं, और अच्छा तो उन्हें वैसे ही कम कम लगता है, लेकिन उनके मुंह से पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया अदा करना, क्या आर यू सरप्राइज्ड? क्योंकि ट्रम्प का शुक्रिया और जिन वाकयात की बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं, ये बड़ा अहम है। मेरा ख्याल है सदर ट्रंप का पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना इस बात की निशानदेही करता है कि जो शख्स हिरासत में लिया गया और उसको हैंड ओवर किया गया अमेरिका को, वो अहम था। इसीलिए सदर ट्रंप ने अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो कि कांग्रेस को होती है, उसमें जिक्र किया। उनके लिए जाहिर है ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, तो इसका जाहिर है एक मुस्बत पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात पे। अच्छा, बहुत सी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली हम अखज़ कर सकते हैं इस शुक्रिया के साथ, ट्रंप का शुक्रिया, और जिन वाक़यात की बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं, बता रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान राब्ता भी है, ताउन भी है और कॉमन कर्टसी भी है। ऑब्वियसली मतलब कांग्रेस को एड्रेस करते हुए वो शुक्रिया कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम हुआ है पाकिस्तान के तवस्सुत से, जो कि ट्रंप शुक्रिया करेंगे। तो क्या उम्मीद रखें कि आने वाले दिनों में ताल्लुकात और बेहतर हो सकते हैं? मेरा ख्याल है ये इंसिडेंट जो है, इसको हमें उस कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से, बल्कि पिछले 4 साल से चौराहे पे खड़े हुए हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है, इसको ओवररीड भी नहीं करना चाहिए कि इसका सिग्निफिकेंट असर बहुत ज़्यादा होगा, और ना ही इसको हमें बहुत मिनिमाइज़ करना चाहिए, इसलिए कि जाहिर है जब सदर ट्रंप ने नोटिस लिया है इस चीज़ का और शुक्रिया भी अदा किया है, तो उससे तो यही लगता है कि वो अप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान का रोल। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान अमेरिका की प्रायोरिटीज़ में इस वक्त शामिल नहीं है। तो पाकिस्तान का इस तरह से नाम हाईलाइट होना, इतना 6 हफ्ते हुए हैं सिर्फ सदर ट्रंप को सदर बने हुए, तो मैं समझती हूँ कि देखना अब ये है कि क्या वाकई
इस एक इंसिडेंट से ताल्लुकात पे आगे जाके क्या असर पड़ता है, बिकॉज फ़िलहाल तो एक इंसिडेंट जो होता है वो ताल्लुकात पे इतना असरअंदाज नहीं होता अमूमन। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब यहाँ से आगे क्या करना है? ताल्लुकात मतलब एक इंसिडेंट के बाद हमने आगे ताल्लुकात मज़ीद कैसे बढ़ाने हैं, इस्तेबार करने हैं, नया बाब खोलना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीन से अपने ताल्लुकात जो हैं हमारे हिस्टोरिक वो कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर? देखिए, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में जो चीज़ सामने आई है इस इंसिडेंट से, वो ये है कि काउंटर टेररिज्म पे जो ताउन है वो बरकरार है, और मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात भी जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ताल्लुकात को नए सिरे से रीसेट किया जाए, इसलिए कि ये काफ़ी लो लेवल पे आ चुके थे पिछले 3-4 साल में। मैं नहीं समझती कि ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हमें चीन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। चीन के साथ हमारी जो है रिलेशनशिप वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेटिजिक है, और वो हमारी ओवरराइडिंग प्रायोरिटी है। तो हम, मेरा ख्याल है, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं, लेकिन चीन हमारी तरजीहात में अव्वलीन दर्जा उसको हासिल रहेगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलीहा लोधी साबिक सफ़ीर हैं, और इससे पहले सेनेटर शहरी रहमान भी थी। बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव मिले, ख़ास तौर पे वाइल एक्नॉलेजिंग कि ये सारी बड़ी अच्छी बात है कि जिक्र हुआ है, जबकि ज़रूरी नहीं था कि ट्रंप साहब जो हैं वो कांग्रेस के एड्रेस में, बाय द वे जो सबसे लंबा एड्रेस किसी सदर ने दिया हो 1 घंटा 40 मिनट का था, तो उसमें वो पाकिस्तान का नाम भी चाहते तो जिक्र ना करते। बट यू नो, बी हैप्पी, जिक्र हो गया, वी कैन बिल्ड अपॉन इट, लेकिन डोंट रीड टू मच इनटू इट। दोनों साइडों से हमें पर्सपेक्टिव से यही अंदाज़ा हुआ। एक अगर बिल्कुल ब्रेक ले लें, लेना ब्रेक जरूर लें। वेलकम। ओके, दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द शो, बिकॉज हम आपको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते हैं और इफ्तारी की इनोवेटिव किस्म के आइडिया, खैर इतने इनोवेटिव नहीं होते लेकिन अच्छे लग रहे होते हैं। जलेबी में क्या इनोवेटिव? क्यों, शेप्स तो आप बना सकते हैं जो दिल चाह रहा है। जो दिल चाह रहा है, जो दिल चाह रहा है वो दिल बनाना चाहें तो दिल भी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स 100%। लेकिन और भी बड़ी चीजें हो रही हैं, जैसे कि हमें बता रहे हैं नवाब शाह से अनवर शेख। जी, नवाब शाह में रमज़ानुल मुबारक के दौरान यहाँ की मशहूर सौगात देसी घी से बनी जलेबी और इमरती की मांग में इजाफा हो गया। आपको बताता चलूँ कि लोगों का ये कहना है कि जब शाम को अफ्तारी के लिए वो दस्तरखान सजाते हैं तो तमाम अशिया जिनमें पकोड़े, समोसे, फ्रूट शामिल है, लेकिन अगर इस दस्तरखान पर देसी घी से बनी जलेबी और इमरती ना हो तो अफ्तारी का मज़ा अधूरा रह जाता है। उनका ये भी कहना है कि इस सिलसिले में पूरा साल वो इस इंतज़ार में होते हैं कि वो अफ्तारी के इस दस्तरखान में देसी घी से बनी जलेबी और इमरती का मज़ा लें। जबकि उनका ये भी कहना है कि अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को भी इसका तोहफ़ा दिया जाता है, न सिर्फ शहर में बल्कि बैरून शहर भी इसको भिजवाया जाता है। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर उन्होंने देसी घी से बनी जलेबी और इमरती के निर्ख कम किए हैं ताकि आम रोज़ेदार और ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबका इससे इस्तेफ़ादा कर सके। जी, हाय, मतलब एक तो देसी घी में बनी हुई जलेबी और अमृति भी साथ देखा है आपने, ये भी दिखाया है उन्होंने। आई प्रेफर जलेबी डेफिनेटली। एक और चीज़, इफ़ आई एवर बिकेम अ जलेबी मेकर ना अब्दुल्ला, अगर मैंने कोई दुकान खोली हुई, मैं जलेबी मेकर बन गई, आई वुड गिव डिफरेंट शेप्स। I would be rather a jalebi. So you would rather be a jalebi artist then? I would be an artist, yeah. जलेबी आर्टिस्ट? हाँ, जलेबी आर्टिस्ट। जैसे हिना आर्टिस्ट होते हैं वैसे आर्टिस्ट होते हैं, आप जलेबी आर्टिस्ट। पता नहीं आपके मुंह से बात निकलती हुई लगता है कि you are taunting me or something। नहीं, I'm giving you an idea। अच्छा आइडिया ना। So if I ever become a जलेबी आर्टिस्ट तो बड़ी आर्टिस्टिक किस्म की जलेबी होगी। आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, अपने महबूब का नाम भी। महबूब से याद आया कि हमने सवाल जाने क्योंकि वहाँ महबूब अली हमारा वेट कर रहे हैं।
ठीक है जी बिल्कुल, मुल्क भर की दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात में भी अफ्तारी के लिए ख़ास अहतमाम किया जाता है। ख़ास तौर पर अफ्तारी से पहले स्वात के मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केटों में लोगों का रश देखा जाता है और लोग जो है वो अशिया खुर्दनोश खरीदने में नज़र आते हैं। तहम अफ्तारी का जो एक अहम जुज़ जिसको समझा जाता है वो है पकौड़े और समोसे। इसलिए पकौड़े और समोसे की दुकानों में लोगों का रश देखा जाता है और जिन लोगों से हमने बात की है तो लोगों का ये कहना है कि माह रमज़ान में और ख़ास तौर पर अफ्तारी के वक्त जो है वो समोसे और पकौड़े अगर दस्तरखान पर ना हो तो दस्तरखान जो है वो नामुकम्मल दिखाई देता है। इसलिए शहरी बड़ी तादाद में ऐसी दुकानों में पहुँचते हैं और रोज़ाना जो है वो अफ्तारी के लिए समोसे और पकौड़े ख़रीदते हैं। जी, समोसे भी अच्छे लग रहे थे मुझे, बट ये तो यूजुअल वो चीज़ें हो गई ना जो कि होती ही हैं। इसमें कुछ अनयूजुअल चीज़ आपको नजर आई? मतलब चाटें और समोसे और ये सब रोज खा सकते हैं क्या? आई कांट, ऑलरेडी 3-4 रोज़ों में ही पता चल गया कि मैं तो नहीं कर सकती। बड़ा मुश्किल होता है मेरा ख्याल है कि, और सेहत के लिए भी कुछ ख़ास मुनासिब नहीं है, इसलिए कभी कभी खाएं, एतदाल के साथ खाएं। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। वेलकम वेलकम। मखलूत वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर कल एक बड़ी तकरीब जो है, तकरीब नुमा इजलास था, वैसे वो तकरीब भी थी हाँ और इजलास भी था। वज़ीर आज़म और तमाम वज़रा काफ़ी मुतमईन और खुश नज़र आ रहे थे और हुकूमत 1 साल में बड़ी और गैर मामूली कामयाबियों के दावे कर रही है। तो हमने ज़रा ये पता करना है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा था कि रिस्पेक्टिव वज़ीर आ रहे थे, अपने अपने शोबों अपनी अपनी मिनिस्ट्री से मुताल्लिक प्रेजेंटेशन दी जा रही थी और हम तो आगे ये भी कह रहे थे कि एक्चुअली Q&A भी होना चाहिए था उस वक्त ताकि थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी हो, बट इट वाज वेरी डिफरेंट कि एटलीस्ट वो आके बता रहे हैं कि हमने 1 साल में किया क्या। इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा जी, मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और देर में हमें ज्वाइन करेंगी आसमा शिराजी साहिबा भी। तो मुनीब से बात कर लेते पहले। मुनीब, वफाकी मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है, वज़ीर आज़म तो ऑब्वियसली मुतमईन है कि बहुत ठीक रहा, ख़ासतौर पर माशी मैदान में कामयाबियाँ जो हैं वो हासिल की। तो क्या वाकई ये बहुत बड़े चैलेंज थे जो इन्होंने अबूर किए? क्या आपकी सेंस है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? बहुत शुक्रिया आपका उमर अब्दुल्ला। देखिए, ये चैलेंजेस तो बहुत बड़े थे और अगर देखा जाए तो जब पहली पीडीएम की हुकूमत आई तो उस वक्त तो बिल्कुल नोज डाइव पर जा रही थी। तो लग ये रहा था कि ये हुकूमत जिस तरह पीएमएलएन ने या पीडीएम ने ली है 2022 के अंदर, जो पहली पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें लग रहा था कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं क्योंकि नोज डाइव पर जा रही थी। उस पूरे जो टाइम के अंदर जो सेविंग ग्रेस थी वो ये थी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बैंकक्रप्ट होने से बच गया और वो जो एक इकोनॉमिक फेलियर की सूरत हाल सी, बस बेरली थ्रू द स्किन ऑफ आर टीथ हम वो बचा सके और उसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है। ओवरऑल जब से ये हुकूमत आई है तो अगर आप देखिए कि पूरा एक कैलेंडर ईयर गुजरा है, बड़े मेजर इकोनॉमिक जो चीज़ें तब्दील हुई हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर है वो बेहतर हुए हैं। अब ये जो जितने भी फिगर्स हैं ये तो झूठ नहीं बोलते, ये तो प्रोपेगेंडा नहीं है। हाँ, ये बात फैक्ट है कि बहुत सारी चीज़ें अभी मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन ये वाकई बहुत बड़े चैलेंजेस थे। अच्छा मुनीब साहब, बड़े चैलेंजेस ये थे सर्टनली। दूसरी तरफ हम देखें तो पीका एक्ट है, 26वीं आईनी तरमीम है, उस पर रिजर्वेशंस हैं ऑपोजिशन के पर्टिकुलरली, फिर शिकायत चाहे अदलिया से मुताल्लिक हों या मीडिया से मुताल्लिक हों या सियासी मैदान में सियासी मुखालफिन की आवाज़ों को ले लें, एक तासुर तो है कि मुखालिफ जो आवाज़ होगी उसको दबाया जाएगा। आपकी नज़र में ये तासुर दुरुस्त है और क्या ये रवैया दुरुस्त है? अगर ऐसा है तो देखिए, ये जितनी बातें आपने अपने सवाल में गिनवाई हैं ये बातें बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने इसको खोलूँ इस मामले को, तो ये जहन में रखिए कि पहले तो जो हाइब्रिड रिजीम्स होते हैं उनका जो तरीक़ा कार होता है काम करने का, ऑपरेट करने का, वो बड़ा मुश्किल होता है। उसमें अगर मैं ये कहूँ बहुत एहतियात से कि वो पावर ड्रिवन होता है, उसके साथ एक ताकत का आंसर होता है और उसका पावर हाउस एक बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। तो नेचुरल बात है, बहुत सारे काम सख्ती से भी किए जाते हैं, इस निज़ाम के अंदर एक सख्ती का एलिमेंट मौजूद है। ऑलराइट मुनीब, बहुत शुक्रिया। चैलेंजेस का भी जिक्र हो गया कि डेफिनेटली चैलेंजेस तो ओवरकम किए हैं। यही सवाल हम आसमा शिराजी से भी पूछना चाहेंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आसमा शिराजी, कैसी हैं आप? आपसे भी यही बात पूछना चाहेंगे। मुनीब से बात कर रहे थे कि हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है और वैसे तो किसी भी मखलूत हुकूमत का इतना वक्त निकाल जाना
बजाते खुद एक कामयाबी होती है, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी वैसे अप्स एंड डाउन्स देखे ओवर द पास्ट ईयर। तो आपकी नज़र में सियासी तौर पर यह हुकूमत आज ज़्यादा मुस्तहकम है या अपने आगाज़ के दिनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुस्तहकम तो ये हुकूमत नज़र आती है, और उसकी वजह ये है कि बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरियों के, जो कि वो कहते हैं कि मजबूरी है कि इस हुकूमत के साथ रहना है और उनके वोटों के ऊपर ये गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है, उसके बावजूद लगता ऐसा नहीं है कि इत्तेहाद जो है वो कोई गैर मुस्तहकम होगा मुस्तकबिल करीब के अंदर। और ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ जो उनकी मुख्तलिफ शराइत हैं वो भी पूरी होती दिखाई देती है। मसलन ये कि ये भी एक वन पेज या सेम पेज गवर्नमेंट है जिसमें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। अदलिया में जो जिस तरह की 26वीं तरमीम के बाद अदलिया आई है उससे भी इस हुकूमत को कोई ख़तरा सरेदस्त नज़र नहीं आता। लिहाजा कहा जा सकता है कि ये हुकूमत एक मजबूत हुकूमत है इस वक्त तक। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी का आपने तस्करा किया, उनकी मजबूरियों का भी आपने तस्करा किया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सर्टनली बहुत कुछ हुकूमत अपने क्रेडिट पे लेती है। कोई शक नहीं कि कानून साजियों, आइनी तरमीम और कुछ बाला आइन और कानून ऐसे इक़दामात हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि अदलिया से लेकर मीडिया तक हुकूमत अपने नक्कादों को बर्दाश्त नहीं करती। इस रवैये के साथ अपना टेन्योर पूरा हो जाएगा इनका? देखिए, 5 साल तो क्या मार्शल लॉ ने तो 10 साल भी पूरे किए हैं। इस तरह अगर हुकूमतें जो है वो अगर इसी तरह सेम पेज रहें, हाइब्रिड प्लस रहे, तो वो तो 10 साल भी पूरे कर सकती हैं। लेकिन असल क्वेश्चन जो है वो उस आइन की सरबुलंदी और जमहूरियत की पासदारी का है। क्या 10 साल या 5 साल या 2 साल या 3 साल अगले जितने भी हैं या जो साल गुजर गए हैं उसमें जमहूरियत कितनी मजबूत हुई है, ये सवाल बहुत अहम है। इसमें पार्लियामान की क्या कारकर्दगी रही है, ये सवाल बहुत अहम है। ये सवाल बहुत अहम है कि पाकिस्तान के जो अंदर इंसानी हुकूक और मीडिया की जो आज़ादी है वो कितनी इंश्योर की गई है। तो मेरा ख्याल है ये वो बाउंड्रीज़ हैं जिनको कि हमें जज करना होता है एक जमहूरी मुल्क के अंदर। और एक जमहूरी अगर उस एतबार से हम देखें तो जिस तरह की कानून साजी अपनी मंशा के मुताबिक हुकूमती जमात ने की है, कोई पिछले कुछ अरसे के अंदर, या हुकूमती इत्तेहाद ने की है, उससे नज़र आता है कि वो अपनी अगर कोई जो मजबूरियाँ हैं उनको वो पेश करना चाहें या उसके ऊपर कानून साजी करना चाहें तो उनके पास विल भी है और उनके पास वे भी है। लेकिन अगर जमहूरियत की पासदारी, आइन की पासदारी, आज़ादी राय को इंश्योर करना हो तो ये जो पार्लियामेंट है या ये जो सियासी इत्तेहाद है ये उसके अंदर हमें कमज़ोर नज़र आता है। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी। अभी हम जाएंगे सीधा टाइम नहीं है। अस्तोर में मौसम कैसा है? हम रोज अस्तोर का वैसे मौसम बताते हैं, अच्छा है ना, हमें खुद बड़ा अच्छा लग रहा है ना। रफीउल्लाह, जिला अस्तोर इन दिनों मुसलसल शदीद बर्फबारी के जद में हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ एक मरतबा फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी बदस्तूर मफरूज होकर रह गई है। अस्तूर के कई बलाई इलाकों में 3 से 4 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनका ज़मीनी राब्ता बदस्तूर अस्तूर शहर से मुनक़ता हो चुका है। वहाँ पर लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। ख़ासकर रमज़ान उल मुबारक में वहाँ पर अक्सर एशिया खुर्दनोश है और दीगर जो बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उसके साथ साथ जानवरों का चेहरा है, इनकी किल्लत की इतला है। ठंड लग गई है वैसे इतनी बर्फ़ देखे, तो हम अस्तोर जाना चाह रहे थे क्योंकि मुझे बर्फ़ देखनी थी। मेरा तो हो गया जी, इसलिए आपको ब्रेक की ज़रूरत है। अभी हम ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, जियो पाकिस्तान का रिपीट टेलीकास्ट है जिसमें बहुत सारी बातें हमने आपको पता हैं। और अच्छा लाइव थे, सॉरी। अच्छा ओके, वी वर रिकॉर्डिंग फॉर अ लिंक फॉर द रिपीट, लेकिन वो नहीं हुआ। बट हम तो इधर ही हैं ना, हम बैठे हुए हैं इधर, बहुत सी बातें आपसे करनी है। एक जो हम बात कर रहे थे बन्नू में, एक्चुअली ये सिलसिला तो पिछले साल से हम देख रहे हैं, बहुत अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन जो रीसेंट कल हुआ है उसकी बात कर लें कि बन्नू कैंट पर
फितनल खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया है। दहशतगर्दों ने अफ्तार के बाद बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश की। जब मुज़ाहमत हुई तो घबराकर बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी, जिससे करीबी मस्जिद और घर की छतें गिर गईं। ख़वातीन और बच्चों समेत 13 शहरी मलबे तले दबे और शहीद हुए। 3 शहरी मस्जिद में शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। दुश्मन का मुकाबला करते हुए 5 बहादुर जवान भी शहीद हुए। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर बढ़ी है और ये बड़ी अलार्मिंग सूरत है, बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। इनफैक्ट हम इसको देख रहे हैं, पिछले साल से हम देख रहे हैं। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात से साबित हुआ है कि हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे और शवाहिद में हमले की मनसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में की गई। बन्नू में हमला करने वाले दहशतगर्द भी अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुरुस्त कहा है कि मुल्क को आगे लेकर चलना है तो दहशतगर्दी का खात्मा बहुत ज़रूरी है और सबको एक सफ़े पर आना होगा। जब तक हम इस मुल्क के अंदर जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द जो हैं, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देते, दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी भी आएगी, अंदरूनी सरमायाकारी भी आएगी और पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करके रहेगा। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। खुदा की कसम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में दहशतगर्दी ने पूरी शिद्दत से सर उठाया है। चंद दिन पहले अकोड़ा खटक में दहशतगर्दों ने बड़ा हमला किया। कोई दिन नहीं जाता जब खारिजी बेगुनाह अफराद को निशाना नहीं बनाते। PTI हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासी जंग पर तो उसकी तवज्जो है, लेकिन सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी शायद उसकी प्रायोरिटी या तरजीह नहीं है, वरना शायद ये हालात नहीं होते। अफसोस की बात यह है कि अब इतना बड़ा हमला हो गया, लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अब भी इल्ज़ामात की जंग शुरू किए हुए हैं। हमने तो पहले दिन से कहा है कि बगैर मुज़ाकरात के अफगानिस्तान के साथ ये हल नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं फैसला साज इस वक्त एक तो मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं और जो इस तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं, जो सोच के साथ आगे चल रहे हैं, उससे मुल्क के हालात इकॉनमी के लिहाज से भी बदतर हो रहे हैं और ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर के हालात मुल्क में जो है वो बदतरीन हो चुके हैं। ये हालात अभी से नहीं बन रहे। जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के जरिए गिराया गया, उसके बाद से इन्होंने पूरा फोकस तहरीक इंसाफ पे कर दिया। तहरीक इंसाफ के लीडरशिप पे, वर्करों पे, हमारा मैंडेट चोरी करने के लिए आइन तोड़ दिया, इलेक्शन टाइम पे नहीं कराए 2 सूबों में, तो उन चीज़ों में ये मामला 7 दिन से भूल गए, इन्होंने परवाह ही नहीं की। तो इधर इन्होंने फोकस यहाँ पे कर दिया, सारा जोर यहाँ लगा दिया, तो वहाँ पे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। और जब नई बात एक चीज़ सर उठाती है तो उसको खात्मे के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर एक तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है, कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है। क्लियर कट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं वो तो सुन ही लिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा इन द बैकड्रॉप भी लेके जाएं कि पाकिस्तान ने 2013 से 2018 के दरमियान दहशतगर्दी का कामयाबी से खात्मा कर दिखाया था और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हुआ था जब हुकूमत, सियासी जमातें और इदारे एक सफ़े पर, एक पेज पर थे। दहशतगर्दी से निमटने के लिए आज भी सबको मुश्तरका जंग लड़ना होगी और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाना होगी, क्योंकि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा वही सूबा मुतासिर है जहाँ वो लगातार तीसरी बार हुकूमत कर रहे हैं। So definitely a onus, responsibility, whatever you want to call it, it begins from there. अपनी भी तो कंट्रीब्यूशन होना certainly. So पख्तून यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर पब्लिक हेल्थ हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया आपका सर। रमज़ान मुबारक के महीने में अफ्तार के वक्त ऐसा हमला करने वाले, ज़ाहिर है इनका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, पाकिस्तान के दोस्त भी नहीं हो सकते। अब तक सूबाई हुकूमत को क्या नज़र आ रहा है? कौन हैं लोग, कहां से आते हैं, कैसे ये सिक्योरिटी ब्रीच होता है? आपकी बात को हम मन तस्लीम करते हैं कि अफ्तार के दिनों में हमारा कुछ लोगों ने जो एक्टिविटी वहाँ पे करवाई है, अफ्तार के दिनों में रमजान में और स्पेशली अफ्तार के टाइम पे ऐसी एक्टिविटी, इसको हम गैर इस्लामी और गैर मुनासिब एक इक़दाम समझते हैं और इसको हम फुली कंडेम भी करते हैं, हर लिहाज से इसको कंडेम करते हैं। और ये ऐसा दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें, जिन अल्फाज में करें वो भी कम है। तो सूबाई हुकूमत इस हवाले से पूरी अपनी वो कर रही एक्टिविटीज़ वहाँ पे। कल रात से जैसे वाक़या हुआ हम सब एक उस पर थे, वहाँ पे हम करवा रही एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ आज भी वहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ जारी है और सुबह को कुछ हाई लेवल ऑफिशियल्स भी वहाँ पे अभी विजिट करने पहुँच चुके होंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि अकोड़ा खटक का वाकया और अब बन्नू पर हमला, इसके साथ और भी कई दहशतगर्दी के वाकयात हैं जो कि रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ बैठकर तो ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बड़ी हमें तशवीशनाक नज़र आती है। क्या हुकूमत को भी यही लगता है कि सब कंट्रोल में नहीं है वहाँ? आपको अंदाजा है कि हम कुछ हमारे इख्तियारात में आती है, हमारी पॉलिसीज और कुछ ऊपर इस्लामाबाद की तरफ से आ रही है, तो इस लिहाज से हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी फुली वो कर रही है, एक्टिविटीज कर रही है इस हवाले से कि हम अपने फोर्स को भी कैपेबल करें और साथ ही साथ जो उनकी ज़रूरियात है उसको भी पूरा करें। साथ ही साथ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो सूबाई हुकूमत की असर आती है, वो पूरी तरीके से इस चीज़ को वहाँ पे उनके साथ मुकाबला भी कर रही है और हालात का भी वो उसके मुताबिक उनके साथ वहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं। और अल्लाह इंशाल्लाह पख्तूनख्वा हुकूमत को कामयाबी देंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा को एक खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा बना दें। मैं बार बार ये कहता हूँ कि खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान की जमानत है, तो हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए साहिबान को भी इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि सूबाई हुकूमत के साथ इस चीज़ में हाथ उठाएं, उनके साथ उनकी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करें और साथ ही साथ उसको रिक्वायरमेंट से हमारी फोर्सेस को जो ज़रूरियात है उसको यहाँ पे पूरा करें। इंशाल्लाह तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस तगड़ी पुलिस है और वो हर लिहाज से इसका मुकाबला इंशाल्लाह कर भी सकती है और कर भी रही है। अच्छा पख्तून या खान साहब, अमन अमान के मसाइल ज़ाहिर है इनका हल हर कोई अपनी अपनी जगह सोच रहा होगा, लेकिन जब तक हुकूमत और इदारों को इस सिलसिले में हम आहंगी नहीं पैदा होती, एक पेज पर सर्टनली आना होगा, ये हल नहीं हो सकता इशू। ज़ाहिर है ये आप लोग सूबाई हुकूमत में हैं, इसलिए आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप इदारों से तकाजा करते हैं। क्या अब इसका हल नज़र आ रहा है आपको? लेकिन मुज़ाकरात की जो बात यहाँ पे सूबाई हुकूमत कर रही है वो इसी हवाले से ये बात कर रही है कि मुज़ाकरात आखिरी हल हर चीज़ का होता है। हाँ, अगर कोई फिर मुज़ाकरात से इनकार करे, कोई बात ना माने, कोई स्टेट के साथ जोर आजमाई करे, तो ज़ाहिर बात है रियासत भी अपने इख्तियारात का फिर इस्तेमाल करती है। लेकिन हम चाहते ये है कि हर तरफ जो यहाँ पे जो कुछ भी हो रही है पुख्तूनों को हो रहा है, हम कोई सियासत नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह तमाम इदारों के साथ मिल के दहशतगर्दी का हम मुकाबला करना चाहते हैं और साथ ही भी हमारी ख्वाहिश है कि तमाम इदारे सूबाई हुकूमत को इस चीज़ में सपोर्ट करें, हमें फैसिलिटेट करें। और रही आपके अफगानिस्तान के साथ बात, तो अगर कोई हमारी उनके साथ बातचीत हो रही है या उनके साथ हमारी इस लिहाज से कोई बातचीत होनी है, तो ज़ाहिर बात उसको हम तमाम इदारों को बिठाएंगे, उससे हम कुछ सीखेंगे, कुछ उससे हम अपनी राय को जवीज़ लेंगे, तो उसके बाद ही उससे हम उनके साथ अमल करेंगे और उनके साथ फिर हमारे आगे नेगोशिएशन भी होगी, बातचीत भी होगी और आगे के हालात फिर उस लिहाज से इंशाल्लाह बेहतर भी होंगे। शुक्रिया आपका। पश्तून साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर हैं पब्लिक हेल्थ के खैबर पख्तूनख्वा के, बता रहे थे कि ज़ाहिर है जो हमारे सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस वगैरह प्राइमरीली, वो भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जाने भी दे रहे हैं। सर बिल्कुल शहीद भी हो रहे हैं लोग, चाहे वो पुलिस एहलकार हों, चाहे वो हमारे फौजी जवान हों। समथिंग नीड्स टू बी डन, और वही वाली बात है कि एवरीबडी नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज टू, वरना फिर अगला जो है वो फ़ायदा उठाता है। जब उसको पता हो कि बीच में ही दराड़े हैं तो हम उनमें घुसना आसान होता है ना। ये तो कोई खैर रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बड़ी पुरानी बात है। वी हैव सम अदर इश्यूज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरी अरूज पर है एज यूजुअल, और फल, चीनी, दीगर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों का रोना तो हम ऑब्वियसली रो ही रहे हैं, लेकिन मुर्गी की कीमतों को जो पर लगे हैं ना वो होश उड़ा देने वाले हैं, और मुर्गी हकीकत में मिडिल क्लास तबके की पहुंच से भी बाहर हो गई है। और कराची डिवीज़न में 4-5 रोज़ में चिकन की कीमत में 120 से 150 रुपए फी किलो का इजाफा देखा गया है। अंदाजा करें, हम ओवरऑल नहीं मतलब बात कर रहे हैं, मतलब 2 किलो का दाना नहीं होता है तो बिल्कुल, मतलब 1.5 किलो का होता है, 1.25 किलो का होता है, तो आप देख लें कि उस हिसाब से किस तरह फ़र्क पड़ रहा है। तो इस वक्त मुर्गी का गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है, जो कि अगर आप बहुत ही कुछ छोटे साइज की मुर्गी भी देखेंगे तो आप 1000-1200 की पड़ेगी। वैसे एक और भी मैंने चीज़ ऐड करनी है, अब छोटी मुर्गी मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। आई लाइक छोटी, लेकिन अब बहुत बड़ी मुर्गी, क्योंकि ना बड़ी का गोश्त बड़ा टफ होता है। हालांकि कमिश्नर कराची ने मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। रमज़ान से पहले यही मुर्गी का गोश्त जो है वो 600 रुपये से 650 रुपये में बिक रहा था,
लाहौर, पिंडी, क्वेटा, इस्लामाबाद तमाम शहरों में मुर्गी की कीमतों में होश उड़ा देने वाला इजाफा हुआ है। इन तमाम शहरों में मुर्गी का गोश्त 700 से 750 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। अब सर्टनली अफसोस ही किया जा सकता है इस बात पे कि ज़िले इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कराची में पोल्ट्री एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बर वक्त सप्लाई शुरू ना की तो वो जुमेरात से हड़ताल कर देंगे, और हड़तालों का मतलब क्या होता है ना, आपको पता है, कीमतों में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। गुलाम खलीक हमारे साथ हैं, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। गुलाम साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि ना ये शादियों का कोई सीज़न चल रहा है, ना मुर्गियों की कोई बीमारी फैलने की इतला है, ना ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, फिर मुर्गी की कीमत में इतना इजाफा, मतलब रमज़ानुल मुबारक में मुनाफाखोरी की लालच नहीं तो और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें इसको? सबसे पहले शुक्रिया जी, आपने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त जो चिकन की जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा है। उसकी एक मेन वजह तो वही है कि इस वक्त सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम होने की मेन वजह सप्लाई कम होने की कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। चिक्स का रेट, जो चूजा जो है 50 ग्राम का जो चूजा है वो 200 प्लस की उसकी प्राइस है, जो कि 55-60 से ज्यादा नहीं होता था। और सबसे बड़ा इशू जो कि सोयाबीन का इशू है, जो आपको भी पता है, आप कवर करते रहे, सोयाबीन के इशू की वजह से हमारा जो जीपी है ग्रैंड पेरेंट्स अभी तक फुलफिल हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से चिक्स प्राइस ज्यादा है और चिक्स बहुत कम है। तो ये 3-4 जो फैक्टर्स हैं, डिमांड सप्लाई का अपनी जगह, लेकिन जो इनपुट कास्ट बहुत ज्यादा है। और सबसे अहम ये कि हमारे पास जो अवेलेबल चिक्स है, जो अवेलेबल हमारा जो ब्रीडर है, जीपी है, वो 30-40% कम है, जिसकी वजह से सप्लाई पूरी हम नहीं कर पा रहे। खलीक साहब, ये सब आज के मसाइल तो हैं नहीं। डीसी रेट या सरकारी निर्ख जो मुकर्रर किए जाते हैं उन पर अमल दरामद कभी नहीं देखा गया है। अगर ये रेट आपके लिए काबिल कबूल नहीं है तो फिर आप लोग हुकूमत से बात करें, आवाम पे क्यों जुल्म करते हैं? अच्छा देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जुल्म तो आपको भी पता है कि इस वक्त सबसे अभी भी सस्ता तरीन जो प्रोटीन है वो चिकन ही है। जो आपका अदर मीट्स है, बकरा जो है इस वक्त 2627 रुपए किलो है। तो आवाम की पहुंच में सिर्फ चिकन ही है, तो इसलिए चिकन की डिमांड ज्यादा है। और रही बात इस वक्त के जो प्राइस, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जल्दी ही इसकी प्राइस, जो ही सोयाबीन की प्राइस कुछ कंट्रोल हुई, गवर्नमेंट ने कुछ हमें फेवर दी और चिप्स की प्राइस कंट्रोल हुई, तो ये डिमांड पूरी होना शुरू हो जाएगी और रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फाइनली बस अब ये बता दें, क्योंकि अब इस रमज़ान में जो भी प्राइसेस वो चल रही हैं, इसकी जो भी वजह हो, आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। बड़ी साफ़ और सादा बात तो यही है। तो इस रेट पर मुर्गी की फ़रोख्त भी कम हो जाएगी और आप लोगों का ही नुकसान होगा। बेहतर नहीं है कि आज ही इसका कोई हल आप निकाल लें, क्योंकि आवाम को मजबूर क्यों कर रहे हैं कि वो मुर्गी खरीदना ही छोड़ दें? इस प्राइस पे हम जो एसोसिएशन, जो हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, वी आर नॉट हैप्पी। ये प्राइस ना इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, ना ये प्राइस जो है आवाम के लिए बेहतर है। प्राइस कम होने के एक ही तरीका है कि मास लेवल की प्रोडक्शन हो और प्राइस कम हो। तो हम तो बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं कि ये जो प्राइस है इसको कम होना चाहिए और हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपको बहुत शुक्रिया आपका गुलाम खलीक, आपको भी इदराक है कि ये प्राइस जो है हाई प्राइस ना आपकी इंडस्ट्री के लिए बेहतर है ना आवाम के लिए बेहतर है, तो इसका हल भी आप ही लोगों को तलाश करना है। और जाहिर है आपके अपने रिजर्वेशन से हुकूमत को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि और कोई, आई एम सॉरी आपसे इतनी लंबी बात होगी, कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा कि क्यों ये प्राइसेस क्यों इधर जा रही हैं। ओनली क्योंकि ये रमज़ान है और रमज़ान में बिला वजह मतलब ये चीज़ें जो हैं वो ऊपर चली जाती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, कुछ देर में वापस आते हैं। जी, और थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ कि अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव आउट हो गई। एज इन दुबई में फाइनल होगा क्योंकि इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, जो कि डे 1 से ही लग रहा था, बिकॉज द वे इंडिया हैड बीन प्लेइंग एंड व्हाई नॉट, मतलब दे डिजर्व टू बी वेयर दे आर। लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि हम ज़रा महरूम रह गए फाइनल मैच से। बट सो भी इट, जब पहली फैसला हो गया था इस बात का, तो अब उस पे क्या रोना। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जी इंडिया को एडवांटेज भी मिला बिकॉज़ दे हैड बीन प्लेइंग ऑन द सेम ग्राउंड, एंड दे एडमिट इट। बहुत कहते हैं कि वाकई भाई हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हम इस पिच को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, दिस इज लिटरली आवर होम ग्राउंड। बाकी तो आगे पीछे हो रहे थे, बाकी तो सारे इधर से उधर हो रहे थे और ये तो आराम से चिल में थे, एंड दे एडमिटेड टू।
तो जी अब हुआ यह है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच जो है वो जारी है और दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जो है वो बिल्कुल इस वक्त एज वी स्पीक हो रही है और आज की जो टीम है जो जीतेगी वो दुबई में इंडिया से फाइनल खेलेगी ऑन संडे। हाँ, ये कहते हुए जरा भारी लग रही है, ये लिटरली भारी लग रही है बिकॉज यू नो हैड द फाइनल बीन इन लाहौर तो फिर और ही रंग होता। नो डाउट अबाउट इट, मतलब क्या रौनकें होती हैं और उसमें पाकिस्तान का भी होना जरूरी नहीं था, इंडिया भी होता ना अगर लाहौर में फाइनल के लिए तो आप लोगों को पता चलता है एक्चुअली कि वो क्या जबरदस्त किस्म का माहौल होता है व्हिच यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स, बट योर लॉस क्या हो सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी इंडिया ने भी एज एन उनकी टीम ने उनके तमाशाइयों ने सबने मिस की है। तो वही कह रही हूँ ना कि उनका ही लॉस हुआ बिकॉज ये आपको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा सीन होना था, बट इन एनी केस तो जल्दी डिसाइड हो जाएगा कि संडे को इंडिया के विराट कोहली को भी तो ये चाहिए था ना कि अगर वो दुनिया के हर ग्राउंड में रन कर चुके हैं तो वो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में और जरूर आए भाई, हम तो वेलकम कर रहे थे, सेंचुरियां बनाए आके एज लॉन्ग एज आए, लेकिन अब उस पर क्या बात करनी है अब्दुल्ला जब वो बात हुई नहीं। लेकिन जाहिर है सब कुछ हुआ और साथ ही हमारा जो स्क्वाड अनाउंस है न्यूजीलैंड के लिए वो भी पता नहीं क्या माशाल्लाह है, माशाल्लाह। उस पर भी सब पे बात करेंगे। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर, कल ही से हम बात कर रहे हैं, मतलब वो तो इत्तलात थी, आपको पता है राशिद भाई बता रहे थे कि तो शादाब भाई को बनाने लगे थे कैप्टन, फिर आखिरी वक्त में ख्याल आया कि भाई नहीं ये तो शायद बैकलैश बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए हम इन्हें अब बना देते हैं नायब कप्तान। नहीं, कोई बनाना जरूरी था, मतलब वाह कि या कप्तान या नायब कप्तान रखना जरूर है शायद आपको। जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन। एक सवाल हुमा आपको भी पता सुना होगा, हम जरा सिकंदर से भी पूछते हैं। सिकंदर, ये जो फ्रेंचाइज हमारी PSL की जो फ्रेंचाइज है इससे एसोसिएशन ये वाकई क्या असर डालती है, ये हमारी जो कौमी स्क्वाड सिलेक्शन होती है इस पे? उसे होना तो नहीं चाहिए, असूलन होनी चाहिए जो आपकी 4 रोज़ा क्रिकेट है। और जो हम सबको एतराज़ था, मैं तो समझता हूँ कि शादाब को जब तक के टीम में नहीं लाना चाहिए था, जब तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट जाते खेलते कोई परफॉर्मेंस करते उनकी फॉर्म होती, तो वो सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ, विच इज़ द सैडेस्ट पार्ट। अगर मैंने आपको कई दफ़ा पहले बोला कि अब भारत ने भी मस्ट कर दिया है, उन्होंने विराट कोहली को बोला आप जाकर खेलें, उन्होंने रोहित शर्मा को बोला कि आप जाकर खेलें फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर आए आप। तो जब ऑस्ट्रेलिया के बाद वो आए थे, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम खत्म ही हो गया। वो कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, मैं बार बार कहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब है 4 रोज की क्रिकेट, वो आपको बनाती है। हमने शादाब को, मैं तो बिल्कुल भी फेवर नहीं हूँ कि वो टीम में क्यों आ गया और वो भी वाइस कैप्टन आ गए, मतलब वो ये भी इंतहा है, जाकर खेलें। देखें ना जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर मेंटोर्स आते हैं, मेंटोर्स में उनके सुसर हैं, सुसर वो उनके पर फोकस होता है उनके सुसर का, ये नहीं होना चाहिए ना। मैं तो कह के थक गया हूँ, मैं आज 2-4 साल हो गए इस बात को कि जिसका रिश्तेदार वहां पर क्रिकेट बोर्ड में है उसको क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व ना करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ये मैं 10 की भी बात करते हैं, आपको पता है वो फिर दूसरा असद शफीक की भी बात हो रही है, बातें तो हो रही हैं बहुत सारी कि जी जाहिर है एक ताल्लुक बन जाता है, एक एसोसिएशन होती है, लड़के जिस फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, फिर अगर वही लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हों तो वो कोशिश करते हैं, पुश करते हैं अपने लोगों को। नॉट जस्ट सेइंग, लेकिन अगर सिलेक्टर्स में भी अगर केस इन पॉइंट आके जावेद का नाम लें जिनकी बड़ी एसोसिएशन है विद लाहौर कलंदर, तो हम पूछना ये चाह रहे हैं कि फिर उसका असर होता है? बिल्कुल होता है कि कौन टीम में फिर शामिल हो रहा है और कौन नहीं हो रहा। देखो हुमा और अब्दुल्ला, हमें चाहिए कि मैं कितना समझाऊं, टीवी पे बैठ के मैं नहीं समझ में आता कि इन चीज़ों को हमें अलग कर देना चाहिए। जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है शुड बी सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए कि जहां पर सिर्फ फर्स्ट क्लास, उसका ताल्लुक क्रिकेट बोर्ड से नहीं होना चाहिए। आप वहीं के कोच उठा के क्रिकेट बोर्ड पे ले आते हैं। चलें अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया तो हार गया इंडिया से और इंडिया हैज क्वालिफाइड टू द फाइनल फॉर द फाइनल्स, और हमें मतलब इंडिया के लिए हम एज ए टीम तो चलें खुश, किसी के लिए भी जो जीतेगा खुश होंगे। कैन आई जस्ट से इट, इधर मे द बेस्ट टीम विन, और मैं तो टोटली इंडिया को सपोर्ट कर रही हूं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान का मतलब हो जाता फाइनल तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन आपका क्या ख्याल है, एडवांटेज क्लियर कट रहा इंडिया को गुज़श्ता मैच में या फिर मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी आपको एडवांटेज तो एक था ही था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी कमाल की है। देखिए आप लोगों ने जो पहले बात की ना कि अगर भारत इधर आ जाता खेलता और फाइनल में अगर हम नहीं भी होते और भारत होता तो यकीन करें उनको बहुत स्टेडियम भरा होता हमारा 100%, ये उनको अंदाजा नहीं है, बट ये बात सच है। भरे होते,
हर शख्स उनको देखना पसंद करता, उनको लुक आफ्टर करता, हर चीज़ होती। मगर खैर चले, उनकी सियासी हरकतें जो भी हैं वो उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो भी आकर खेलना चाहते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे कितनी मोहब्बत मिलती है। मगर देखिए ना, उन्होंने एक जगह खेला क्रिकेट, सब कुछ किया और वो उस मुकाम को फायदा उठा लिया। हमने क्या किया? हम भी तो अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। हम कौन सा जाकर काठमांडू में खेल रहे हैं? हम लाहौर में ही खेल रहे थे, हम कराची में ही खेल रहे हैं। भाई हम अपने ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। हमने किसने मना किया था आपको कि एक से ज्यादा स्पिनर ना रखो? मना है आपको? किसी ने नहीं किया। आपने टीम क्या सेलेक्ट की है? टीम अब क्या सेलेक्ट की है? फहीम अशरफ किधर से आए? खुशदिल किधर से आ गए? ये लड़के कहाँ से आए? ये उस्मान खान कौन है? कहाँ से आ गया? वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता ही नहीं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान टीम में। ये कौन लोग हैं? ये कैसे सिलेक्शन हो रही है? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इस दफा भी यही हुआ है कि दो लड़के दो सेलेक्ट हुए हैं। एक साहब जो कोई उनका समद नाम है, वो उनका सिर्फ मतलब उनके हिस्से के अंदर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखा जाए तो 13 है, उसमें 300 रन है। 300 रन है उनके। उनकी उम्र 27 साल है। 27 साल की उम्र का मतलब है कम से कम 5-6 साल से तो खेल रहे होंगे। कैसे आ गए भाई आप? और उसके अलावा उन्होंने जो T20 के मैचेस खेले हैं 17 और 240 रन है। कैसे सेलेक्ट हो गए? कहां से सेलेक्ट हो गए सर? ये मैं पूछना चाहता हूं। ये किनकी सिफारिशें हैं? फहीम अशरफ है, खुशदिल है, उस्मान खान है, ये साहब आ गए हैं। ये लोग कौन लोग हैं? कहां से आए? दुख क्या है सिकंदर? जाहिर है अगर कोई गलतियों से सीखता हुआ नजर आए ना तो फिर दुख नहीं होता। ये वो खेल है जिससे कौम बहुत जुड़ी हुई है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो कुछ सीखते गलतियों से और कुछ जाहिर है कुछ करेक्शन नजर आती है ऑफ कोर्स। अब्दुल्ला मैं नाम बता देता हूँ। देखें, एक फैसल अकरम स्पिनर था, हमारे पास स्पिनर नहीं, आप उसको खिलाएं, उसको किसी एक टीम में डाल दें। मोहम्मद अब्बास को तो आप भूल ही जाएं, वो बेचारे को तो पता नहीं क्या कर दिया कि भाई वो टेस्ट के अलावा नहीं। ट्राई तो कर लें यार। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टॉप अब्दुल्ला एंड सिकंदर, आप दोनों को मैं रोक रही हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वी नीड मोर टाइम फॉर इट और अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। सॉरी अबाउट दैट सिकंदर। वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन टुमारो इंशाल्लाह। और अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली ख़त्म कर दी है। फीफा ने PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद पाकिस्तान की मुअत्तली ख़त्म की है। याद रहे कि गुज़श्ता माह फीफा ने PFF कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम मंजूर ना होने पर PFF की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया था और इस पेशरफ्त के बाद कौमी फुटबॉल टीम की सरगर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं और फीफा से मुअत्तली ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल टीम AFC क्वालिफायर खेलने की अहल भी हो गई है। जबकि ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कौमी टीम की कोचिंग के लिए साबिक कोच स्टीफन का अगला नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, उनको वापस लाने का फैसला भी कर लिया। क्या नाम? कॉन्स्टेंटा। आर यू श्योर? मोस्ट लाइकली वापस लाने का फैसला किया है। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन 2023-24 तक पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को FC एशियन कप क्वालिफायर के तीसरे राउंड में अपना पहला मैच 25 मार्च की शाम सऊदी अरब के खिलाफ खेलना है। अच्छा जी, बात करेंगे जी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबर शाहिद खोखर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद खोखर साहब, पहले तो शुक्र है कि मुअत्तली जो है वो ख़त्म हुई है। अब बताएं कि फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जब मुअत्तली चंद हफ्तों के बाद ख़त्म कर दी थी तो अब पाकिस्तान अगले मैचेस खेलने का अहल हो गया है। अगले मैचेस एक्चुअली कब होंगे? कितना अहम था ये मुअत्तली ख़त्म होना और क्या कुछ हुआ था इस सस्पेंशन की वजह? देखिए, मैं मुख्तसर तो आपको बिल्कुल ये बता सकता हूँ कि जिस वक्त आपकी मेंबरशिप खत्म होती है, मुअत्तली होती है, तो उससे आपके मेंबरशिप के तमाम राइट्स खत्म हो जाते हैं। मीनिंग बाय कि आप आसानी के लिए यूँ समझ लीजिए कि आप किसी भी बैनुल-अक़वामी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते, ना सिर्फ मैचों के बल्कि दीगर भी किसी तरह की एक्टिविटी का। इसी तरह आपकी हर तरह की ग्रांट्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स भी बंद हो जाते हैं। तो मुअत्तली से निकलना तो किसी मुल्क के लिए भी एक फुटबॉल अगर कोई खेलना चाहता है तो वो एक बुनियादी ज़रूरत है। सर, ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का निज़ाम कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। आप लोगों की एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी है जो डे टू डे अफेयर्स किसी तरह खींच रही है, लेकिन वो मसाइल वहीं के वहीं हैं जिनकी वजह से बार बार सस्पेंशन होती है। इन मसाइल का कोई मुस्तकिल हल नहीं है सर? मुस्तकिल हल इसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। और
पिछले 10-11 साल से आपके इल्म में होगा कि चीज़ें काफ़ी पेचीदा सूरत हाल थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों पे काबू पाया जा चुका है। इलेक्शंस में हम आखिरी एक जो प्रेसिडेंशियल या PFF के इलेक्शन हैं, सिर्फ वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आखिरी मरहला बाकी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ही PFF के इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद ये मुस्तकिल तौर पे चीज़ें दुरुस्त समत में इंशाल्लाह आपको नजर जाती भी नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, इधर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बहुत यानी ज़रूरत है हर जगह एक्चुअली, दैट इज़ द मेन थिंग। एनीवे, आप ये बताएं कि एक और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान के जो साबिक कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, अब्दुल्ला ने अभी पूरा नाम बताया, उनको दोबारा लाया जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी ज़रूरत क्यों समझी गई, और क्या वो सब मसाइल हल हो गए हैं जिसकी वजह से वो छोड़ कर गए थे इन द फर्स्ट प्लेस? थोड़ा सा आपका मल्टी डायमेंशनल ये क्वेश्चन है। ज़रूरत उनकी क्यों महसूस हुई उसका मैं जवाब आपको दे सकता हूँ आसानी से। वो ये है कि क्योंकि आपके इल्म है कि 25 तारीख को मैच है, 25 मार्च को, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम कोई नया तजुर्बा कर सकते। तो ये तो हो गया कि स्टीफन को वापस क्यों ला रहे हैं। दूसरा वो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एज अ कोच भी वो बहुत अच्छे हैं, और लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कोई नया किसी तरह का सेटअप बनाने के लिए। तो आप देखेंगे कि टीम भी वही होगी जो फीफा क्वालिफायर्स में खेली थी, तो लड़के भी वही होंगे ज्यादा। दूसरी बात ये कि जो मसाइल थे, तो मसाइल इंटरनल मसाइल हर इदारे में थोड़े बहुत होते हैं, वो कोई उसको ऐसी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हम समझते हैं कि उनके आने से इस मैच के लिए, और उनको इसी मैच के लिए लाया जा रहा है। अभी फ्यूचर के मैचेस के लिए बाद में उनके साथ या किसी के भी साथ बात होगी। तो फिलहाल स्टीफन होंगे इस मैच के साथ, और उनके आने का पाकिस्तान की टीम को फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हालात देखें कि हमारे PFF के कितने बुरे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसके अंदर एक अदद, मतलब दे नीड अ कमेटी टू नॉर्मलाइज थिंग्स, क्योंकि अदरवाइज नहीं हो सकता। I need this in my life too. We're going to see tomorrow, inshallah. We'll see you tomorrow. Bye.